बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। आज का दिन भी उसी तरह है, बदलती हुई दुनिया, बदलते हुए रंग। और अगर हम पाकिस्तानी सियासत की बात करें तो यहाँ पे भी सूरत हाल कुछ उसी तरह की है। 24 नवंबर को लेके पीटीआई जो है वो काफ़ी सरगर्म नज़र आती है। वो इसको फैसला कुन जो है वो मरहला करार दे रहे हैं और उनकी लीडरशिप जो है वो ये कहती नज़र आती है। वकास अकरम साहब ने भी ये कहा कि अपने मिशन को पूरा करके ही वो जाएंगे, यानी कि ये एहतजाज उनका धरने में भी तब्दील हो सकता है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसने भी रुख उधर ही किए हुए है। अगर हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखें तो आप बासानी ये देख सकते हैं कि वफाकी वुज़रा और मुस्लिम लीग नून के लीडर जो हैं वो सब इसी हवाले से बयानबाजी भी करते नज़र आते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो ये भी कहा कि बुशरा बीबी खुद भी थोड़े से पैसे लगा दें और अगर इमरान खान वाकई इसको कामयाब करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को, अपने बेटों को लंदन से बुलाएं ताकि वो भी आके एहतजाज को कामयाब करें, और बुशरा बीबी भी अपने पोतों नवासियों को भी बुलाएं ताकि एहतजाज भरपूर हो सके। इसी तरह अगर हम वज़ीर ख़जाना की बात करें औरंगज़ेब साहब की, तो उन्होंने तो आज ये खुशखबरी सुनाई है कि मुल्क तो इतना बेहतर हो रहा है, इतनी मीशत बेहतर हो रही है कि जो IMF है वो भी हैरान रह गया। और उन्होंने कहा कि आप कम्प्लीमेंट ये दिया कि 14 महीने में सिर्फ आपने मीशत को इतना बेहतर कर लिया। ये और इस तरह की बहुत सी बातें जो हम आज डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बल्कि सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा भी मुल्क वापस तशरीफ़ ला चुके हैं। वो अब क्या सियासी लाहे अमल इख्तियार करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शो में मारूफ सहाफ़ और तज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है मारिया मेमन साहबा। थैंक यू वेरी मच मारिया, आपने टाइम दिया। मारिया, ये जो सियासी मामलात हैं आप किस तरह से इनको देखती हैं? आपके ख्याल में क्या वाकई ही ये फैसला कुन मरहला जो है वो आ गया है? बहुत शुक्रिया इमरान साहब मुझे दावत देने के लिए। और मैं आपका इब्तिदाइया सुन रही थी, आपने कहा कि दुनिया बदल रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हम वही गोल 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 उन्हीं चक्रों में, उन्हीं दायरों में सफ़र कर रहे हैं। और मैं पढ़ रही थी कहीं कहीं दायरों के की किस्मत में कभी मंजिलें नहीं हुआ करती हैं। तो ये दुख होता है, अफसोस होता है। जो आप बात कर रहे हैं कि क्या ये फाइनल कॉल होगी, क्या ये फैसला कुन मरहला है, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इस मुल्क में इस वक्त वो सियासी जमातें जिनमें PMLN पीपल्स पार्टी इनका जिक्र कर रही हूँ, उनके पास अब इस वक्त सवाए रिएक्टिव सियासत करने की कुछ और नहीं है। खान साहब हर कुछ अरसे बाद कह देते हैं कि लोग एहतजाज के लिए निकले हैं, फाइनल कॉल देने वाला हूँ, फाइनल मरहला आने वाला है, और फिर उसके बाद 5, 10, 15 दिन उसी की इर्द गिर्द बातचीत होती रहती है। हुकूमत के जो वुज़रा है, हुकूमत का जो बयानिया है, वो उसके जवाब में तौजीहात देते रहते हैं, हम एहतजाज नहीं करने देंगे। जो सियासी बयानिए की गिरफ्त है इस वक्त, तो वो इमरान खान साहब के हाथ में है। हुकूमत ने तो ये जो बिल पास कर दिए हैं गुज़श्ता 1 महीने के बाद, सब कुछ लिखकर अपने हाथ से अपनी सारी खुद मुख्तारी, अपनी सारी आज़ादी, अपने सारे फैसले करने की सलाहियत वो तो दे दी है बाकियों को, वो फैसले सारे करेंगे। तो सियासी जमातों के पल्ले कुछ तो है नहीं। हाँ, इमरान खान साहब के हवाले से अगर आप मुझसे बात करेंगे तो उनको लगता है इस वक्त कि कुछ ना कुछ हालात ऐसे मवाफिक हो रहे हैं जिसके बायस उनकी मूवमेंट के अंदर इस वक्त उनको लगता है कि पहले के मुकाबले में ज़्यादा जान होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर वाज़ेह तब्दीलियाँ हैं। अमेरिका के अंदर हम पॉलिसी चेंजेस देखेंगे, वो समझते हैं, उनकी जमात समझती है, उनके जो हमदर्द हैं समझते हैं कि उसके असरात पाकिस्तान की सियासत पे भी आएंगे। अब ये सच है, झूठ है, ये जल्द होगा, बदेर होगा, ये उनका ख्याल है कि भाई एटलीस्ट जो पिछली बाइडन रजीम की एक सपोर्ट थी कुछ शायद अब वो ना हो, एक वो वजह है। मईशत के हालात हमने देखे हैं कि जितना मर्जी हमें वज़ीर ख़जाना साहब कहें कि बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इंडिकेटर्स ठीक नहीं हैं। और तीसरी बात यह है कि इलेक्शन 2024 के बाद की ये जो डिबेट है ये सेटल नहीं हो रही है। जो लेजिटिमेसी का हमेशा एक बहस रहती है, लेकिन इलेक्शंस के कुछ अरसे बाद वो सेटल हो जाया करती है। 2018 के बाद भी हमने देखा कि अपोजिशन ने एहतजाज ज़रूर किया, लेकिन वो फिर निज़ाम चलता रहा। प्रॉब्लम यह है कि 2024 के बाद अभी तक उसमें ठहराव नहीं आ रहा है, मामलात गवर्नमेंट से संभल नहीं रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो तहरीके इंसाफ की सियासत को मजीद इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो हुकूमत की खुद की बेतुके इकदामात हैं।
लेकिन मारिया, जो आपने इतनी गुफ्तगू की है उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि अगर हम आलमी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो बैरिस्टर सैफ भी ये कहते हैं कि जी शायद ट्रंप जो हैं वो भी पीटीआई का मसला उठाएं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखेंगे कि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि उन्हें इस बात के कोई शवाहिद नहीं मिले कि इमरान खान साहब का मामला जो है या केस फ़ौजी अदालतों में ले जाया जाए। तो क्या आप ये समझती हैं कि ये जो ख्वाब हमारे पीटीआई के दोस्त देख रहे हैं, ट्रंप जो हैं वो पहला काम यही करेंगे कि इमरान खान साहब की रिहाई का परवाना कहेंगे पाकिस्तान को कि वो जारी किया जाए? नहीं जी, ऐसे नहीं हुआ करता है। तो पहला काम ये नहीं करेंगे। उनकी प्लेट में बहुत कुछ है, हमने देखा। सबसे पहले इलॉन मस्क ईरानी एम्बेसडर से मिले हैं, यानी ईरान का मिडल ईस्ट का मसला उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत बड़ा है। सबसे पहले हमने देखा कि तवज्जो गई। दूसरा मसला हमने देखा यूक्रेन का। मैं कल यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का पढ़ रही थी बयान, और वो कह रहे थे कि मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन जंग ख़त्म कराएगी। यानी कहीं ना कहीं राब्ते हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गुफ्तगू है कि इस जंग को अब बहुत हो गई, वाइंड अप कर दिया जाए। तो दूसरा बड़ा इशू उनकी प्लेट पे वो होगा। जो गज़ा का इशू मिडल ईस्ट से जुड़ा हुआ है, वो डी एस्केलेशन उनका मसला होगा। फिर अमेरिका की अंदरूनी सियासत के हवाले से जो उन्होंने अपनी ही इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है, जो वहाँ पर वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर उसको ट्रिम डाउन करना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा उनके सामने प्रायोरिटी लिस्ट में होगा। तो क्या पाकिस्तान उनकी टॉप 3-4 प्रायोरिटी लिस्ट की उनमें आता है? हरगिज़ ऐसा नहीं है। लेकिन देखें, सियासत के अंदर जो है ना, मुमकिनात का खेल होता है। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ है, उन्होंने इस अश्योरेंसेस के ऊपर ट्रंप साहब के साथ ताउन किया कि खान साहब के बारे में वो बात करेंगे। अब देखना यह है कि वो कितनी जल्दी इस हवाले से कोई ना कोई बयान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से दिलवा पाते हैं। लेकिन खाली बयान ही काफ़ी नहीं होता। हम एक बड़ी ही प्रैक्टिकल दुनिया में रहते हैं। अगर हम पिछली डीलों की बात करें, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, नवाज शरीफ साहब जो 2 मरतबा गए, मुशर्रफ साहब का जाना, बीबी का आना, खाली बयानात, एक ट्वीट या जिक्र करना काफ़ी नहीं होता। अगर पूरी कोई इस तरह का बंदोबस्त, या जिसको डील का लफ्ज़ कहा जाता है, उसके बड़े मराहिल होते हैं। पहला मरहला तो ये होता है कि इसके गारंटर्स कौन होंगे। उन गारंटर्स का तयन करना ज़रूरी है। नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर सऊदीज़ और मिडल ईस्टर्न लोगों ने गारंटीज दी। बीबी साहिबा के मौके पर भी गारंटर्स मौजूद थे। इमरान खान साहब के मामले में गारंटर्स कौन होंगे? फिर ये डील स्ट्रक्चर कैसे होगी? यानी कि क्विड प्रो को होता है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल अमेरिका या ट्रंप साहब के कहने पे रिलीफ देती है, तो जवाब में इमरान खान साहब उनको क्या दे पाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ वही रिलीफ हासिल करें। ये इसमें कुछ गिव एंड टेक होता है। तो क्या वो खान साहब देने को कबूल भी करेंगे, दे भी सकते हैं, या देना चाहते हैं? शायद उनको शायद मौका मिले तो वो ताउन कर भी लें। एक ये बात भी होगी। मारिया, यहाँ यही सवाल सबसे अहम है कि क्या इमरान खान साहब का अभी तक अंदर रहना, जो है जेल के अंदर रहना, उसकी बुनियादी एक वजह आप ये नहीं समझती कि कहीं ना कहीं जो है वो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है? कोई बंदा भी खान साहब की देखते हुए उनके बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो बात उनसे सियासी तौर पे बातचीत करते भी हैं, या जो नेगोशिएशंस होती भी हैं, उसमें ये सबको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी ऐसा नहीं है जो खान साहब की माँ पे चीज़ें कमिट कर सकता हो। सिर्फ खान साहब ही इवेंचुअली उस पर फैसले लेते हैं, किसी के पास फुल अथॉरिटी नहीं है। सो ये जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। फिर ये जो डील स्ट्रक्चर होगी, फिर ये एग्जीक्यूट कैसे होगी? एग्जीक्यूशन के बाद हमने देखा कि सियासी तौर पे क्या इस निज़ाम को तस्लीम किया जाएगा? अगर तस्लीम नहीं किया जाएगा तो फिर क्या तरीक़ेकार? तो अभी खाली बयानात आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ट्वीट आ जाती है, फ़ोन कॉल भी आ जाती है। चले तीनों चीज़ें हम मान लेते हैं कि आ जाती है कि जी खान साहब को रिलीफ देना है, लेकिन फिर उसके कुछ एक्शनेबल स्टेप्स होंगे जिसमें दोनों तरफ से कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे। वो क्या होंगे, वो कौन उसको करेगा? सो बहुत सारे मराहिल हैं इसके वक्त। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब से अमेरिकी इलेक्शन हुआ है, तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, और जो हुकूमत और पीडीएम और पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के लोग हैं वो थोड़े तशवीश में मुब्तला तो हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़िक्र तो है हमें। लेकिन अभी इसमें बहुत से मराहिल हैं। ये सियासत में ख़ास तौर पे जो ग्लोबल अगर इस तरह की डील्स होती हैं या इस तरह के बंदोबस्त होते हैं, उनके बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो जो कॉल आना, बात करना, ट्वीट करना, उसका इनिशियल फेज तो होगा, लेकिन उसके बाद भी एक तवील
तरीक़ेकार होगा। लेट्स सी वो कैसे चॉकआउट होता है। हो सकता है कि वो ना हो, खान साहब ना माने बहुत सारी बातें, डील जो है वो क्रम्बल कर जाए, हो सकता है डील हो जाए। वी कांट प्रिडिक्ट अ लॉट राइट नाउ, लेकिन ये बात जरूर है कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा रिलीफ इस बात से कि अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है मिला। लेकिन मारिया, आप नहीं समझती कि अगर आप मियां नवाज शरीफ की सियासत को देखें तो भले ही वो इस वक्त हुकूमत में ऐसा नहीं है, वज़ीर आज़म का ओहदा उनके पास नहीं है, लेकिन जो वो चाहते थे उन्होंने सब कुछ अचीव तो कर दिया। इस वक्त उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, बेटी वज़ीर आला है, वो मुल्क पे राज कर रहे हैं, मर्जी उनकी चलती है, सियासत उनके ताबे हो चुकी है, सियासत उनके साथ खड़ी है। तो अगर देखा जाए सियासी तौर पे तो रावी उनके लिए तो चैन ही लिखता है। आप उनका क्या लाहमल देखती हैं, वो अब क्या सियासत आगे करेंगे? देखें इमरान याकूब साहब, आप भी लाहौर की मेरा ख्याल है जंपल हैं या वहाँ पे एक तवील अरसे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की सियासत में आना, उनकी उठान, उनका अरूज, उनका जवाल, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स आपने मुझसे कहीं ज़्यादा करीब से देखी। आप मुझे बताइए कि 2024 के इलेक्शन में क्या आपका ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि, क्योंकि मैं लाहौर में रही हूँ, हमने 80s 90s में वहाँ पे इनको, हमारा कभी नहीं ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब के लिए अपनी आबाई सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो जो आप सियासत की बात कर रहे हैं, अगर आपने वोटों के बेसिस पे आने वाली सियासत की बात करनी है तो वहाँ पे तो नवाज शरीफ साहब ये खड़े हैं। दूसरी तरफ आ जाइए कि क्या सियासत उनके ताबे है? क्या आपको लगता है या हमारे देखने वालों को लगता है, मुझे नहीं लगता, चले मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हूँ, कि बहुत सारे फैसले करने के लिए इस वक्त सियासी जो पॉलिटिकल क्लास है हमारी, जो सियासी तबका है, वो खुद मुख्तार है। अब उनके पास सियासत का ना कोई मार्जिन है, ना कोई अथॉरिटी है, ना कोई फैसले करने के वो काबिल हैं, और ना ही उनको फैसले करने दिए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब तो खुद मान चुके हैं कि निज़ाम है, और खान साहब को ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये हुकूमत ने एटलीस्ट मान तो लिया, इनकी ऑनेस्टी की तो दाद देते हैं। तो जब आप कहते हैं कि उनकी सियासत के उनके ताबे हैं, मुझे तो वो भी ज़ाहिर नज़र नहीं आता है। और किस कॉस्ट पे जो मौजूदा निज़ाम है इसको बरकरार रखने में नवाज शरीफ साहब ने क्या क्या गवाया, इसका फैसला तारीख तो करेगी। लेकिन हमें 98-99 भी याद है इमरान याकूब साहब, जब इस मुल्क में वाजपेयी आया था, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब इस पूरे खित्ते के लीडर बनने के ख्वाब देखा करते थे, और एक जायज़ ख्वाब था, और उनकी जेन्युइन कोशिश भी थी कि उस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हों। तो उनका ख्वाब तो था कि वो साउथ एशिया में डील मेकर, पीस मेकर, या शायद किसी मौके पे नोबेल इनाम भी ले लें, ये पूरे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करके, तनाज़े ख़त्म करके। वहाँ से लेकर अब नवाज शरीफ साहब की सियासत यहाँ खड़ी है कि वो लाहौर के हवाले से मेयर लेवल की मीटिंग्स चेयर कर रहे होते हैं। सो मुझे तो लगता है कि अगर जरदारी साहब की सियासत का आखिर होगा कि जी वो इस मुल्क के सदर बन के रिटायर हुए, नवाज शरीफ साहब की सियासत का आखिर क्या होगा यह अभी हमारे लिए देखना है, अभी एक अनफिनिश्ड चैप्टर है। लेकिन मुझे कहीं से नहीं लगता कि उनकी सियासत और उनकी अथॉरिटी या फैसले करने की जो ताकत है वो उनके पास मौजूद है, बल्कि इट इज़ फ्रैंकली इट्स क्वाइट सैड कि नवाज शरीफ साहब जिनके पास पोटेंशियल था, जिन्होंने 20-25 साल बड़ी भरपूर लड़ाई लड़ी और अवाम की सपोर्ट के ऊपर लड़ी, पंजाब के अवाम उनके साथ थे, नवाज शरीफ साहब को खुलकर वोट पड़ा था, वो बाद में मैनेज करके फिर गवर्नमेंट बनाई गई, और आपकी सियासत का जो इख्तिताम है वो यहाँ हो, तो ये फैसला उनके देखने वालों के लिए, ये फैसला हम तारीख पे छोड़ देते हैं। लेकिन मारिया, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, आपको नहीं ऐसा महसूस होता कि वही पोटेंशियल जो है, वही नवाज शरीफ साहब की राह में रुकावट बना, वही पोटेंशियल जो है वही उनके लिए नेगेटिव साबित हुआ, और बिल्कुल उसके उलट वाला पोटेंशियल जो है वो उनके भाई मियां शहबाज शरीफ के लिए कामयाबी का जीना बना, और रियासत के लिए यहाँ शहबाज शरीफ से बेहतर इस वक्त मौजूदा सियासत में शायद कोई भी उनसे बेहतर सियासतदान नहीं है जो उनके साथ मिल के उनकी मर्जी के मुताबिक मामलात को चला सके। सर, कामयाबी की तो पहले हमें फिर जो है ना थोड़ी सी तारीफ कर लेनी होगी कि कामयाबी क्या है आपके नज़दीक। अगर आपने 2.5-3 साल, इतनी उम्र होती है एक मुल्क में वज़ीर आज़म की, बहुत हो गई तो 4 साल हो जाएगी। अगर आपने इतनी सी अपने वज़ारत उज़्मा के लिए, अगर आपने आपका मैंडेट, आपकी लेजिटिमेसी, आपकी अवाम में मकबूलियत
ये सब कुछ आप दबाव में रखें और बहुत सारे ऐसे फैसले करें जो आपके अपने फैसले नहीं हैं, लेकिन उनकी सियासी कीमत आपको देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट स्लो डाउन करने की, VPN बंद करने की, सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगाने की, ट्विटर बंद करने की। ये फैसले शहबाज शरीफ साहब के नहीं हैं, लेकिन इस मुल्क का वो वोटर जो कि अब वोट देने के काबिल है, नौजवान है और अगले कई सालों की बल्कि 2-3 दहाइयों की सियासत का रुख तय करेगा, उसको याद रहेगा कि किसने किस वक्त और किस हुकूमत के तहत उनके जो रोज़गार छीना गया, इंटरनेट पे उनसे आज़ादी राय छीना गया। तो इसकी कीमत क्या है? मैं बार बार ये सवाल करती हूँ, कामयाबी का पैमाना क्या? अच्छा, इसमें पहली बात तो ये 2-3 चीज़ें इसमें हैं। पहली बात तो ये कि जिसे आप कामयाबी समझती हैं, क्या हमारे यहाँ ये भी पैमाना भी जांचना पड़ेगा कि क्या हमारे यहाँ सियासतदानों का कामयाबी का पैमाना यही नहीं है कि वो हुकूमत में आ जाएं, हुकूमत हासिल कर दें। मुझे तो बीइंग अ जर्नलिस्ट पिछली 3.5 दहाइयों में कोई ऐसा सियासतदान नहीं मिला स्वाय अल्लाह जन्नत नसीब करे नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के, कि जिसका मतबा नज़र सिर्फ हुकूमत हासिल करना ना हो। ये सियासत ही हुकूमत में आने के लिए करते हैं मोस्ट ऑफ देम। दूसरी बात ये कि जो आपने ये बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, दूसरी बात ये कि क्या आप नहीं समझती कि मौजूदा वोटर जो है, जो नौजवान है, वो इतना बाशऊर हो चुका है कि उसे अब ये पता है इस वक्त कि ये VPN या इंटरनेट ये मामलात ये बेचारे शहबाज शरीफ जो हैं वज़ीर आज़म उनकी वजह से हैं या किसी और की वजह से। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कैलकुलेट करें तो शहबाज शरीफ की कामयाबी को आप इस हवाले से भी ज़रा डिस्कस करें कि उसने अपने भाई के केसेस ख़त्म करवा लिए, उन्होंने अपनी भतीजी को वज़ीर आला बनवा लिया, ख़ुद वो वज़ीर आज़म बन गए। क्या मुस्लिम लीग नून के लिए ये स्पेस आप 2018 के इलेक्शन के बाद 2021-22 तक देख सकती थी? देखिए, मेरे नज़दीक अगर 2018 में नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त की मुक्तदरा से लड़ाई की और अपने वोटर के ऊपर भरोसा किया और उनके वोटर ने उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया। हमने इलेक्शन 2018 में पंजाब के रिजल्ट्स देखे। 2024 में उन्होंने अपने वोटर पे भरोसा नहीं किया, उन्होंने उन मुक्तदरा कुव्वतों के ऊपर भरोसा किया और उसके नताइज भी हमने देखे। अब आप जितना फॉर्म 45-47 की बहस को डाल ले, आप भी जानते हैं, इमरान साहब, सब लोग जानते हैं कि 2002 के इलेक्शन के बाद सबसे बुरी परफॉर्मेंस जो PMLN की पंजाब में रही है, बल्कि मुल्क में रही है, वो इस इलेक्शन में थी। बट हैविंग सेड दैट, जी बिल्कुल ये इक़्तिदार का खेल है, वो इक़्तिदार के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मैं तो बार बार मेरा नुक्ता वही है कि वो इक़्तिदार के अंदर मौजूद नहीं है इमरान साहब। उनके सियासी कंधा इस्तेमाल ज़रूर हो रहा है, कोई और इक़्तिदार कर रहा है, उसकी पॉलिटिकल कीमत इन जमातों को अदा करनी पड़ेगी। अगर एक बाइख्तियार वज़ीर आज़म होते शहबाज साहब, अगर एक मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार वज़ीर आला होती मरीम नवाज साहिबा, और अगर वो एक लेजिटिमेट हुकूमत के ज़रिए पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनती, तो बात एक मुकम्मल तौर पर डिफरेंट थी। लेकिन अगर आपने सारे कॉम्प्रोमाइज़ करके केसेस ख़त्म कराकर वज़ारत आला हासिल भी कर ली, लेकिन आप फैसले करने के मिजाज नहीं है इस वक्त, तो ये सियासी जो इक़्तिदार है, तो आपको तो इक़्तिदार भी नहीं मिला। इक़्तिदार का मतलब ये नहीं कि आप जहाज़ों में आएँ जाएँ, बैरून मुल्क दुनिया के लीडरान के साथ मिलें। इस मुल्क के मईशत के फ़ैसले क्या शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं? इस मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी के फ़ैसले क्या शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं? इस मुल्क की एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसले क्या शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं? आप सड़क पे किसी भी बच्चे से भी पूछ लेंगे, वो भी कहेंगे कि इस मुल्क को शहबाज शरीफ साहब नहीं चला रहे हैं। सो इक़्तिदार भी नहीं है और अब पॉपुलैरिटी भी नहीं है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान की सियासत बड़ी दिलचस्प है। खान साहब 2022 में बड़े अनपॉपुलर थे, फिर उनके पास वो जादू का एक सफ़ेद सफ़ा निकल आया साइफर, और उसके बाद हमने देखा कि उनकी पॉपुलैरिटी पकड़ी नहीं जा रही थी इस मुल्क के अंदर। तो लोगों के अपने इस हवाले से सियासी जो ट्रेंड्स हैं, जो सियासी रुझानात हैं, वो तब्दील होने की गुंजाइश भी होती है उसके अंदर। और इसलिए मुझे लगता है कि घबराते नहीं हैं, घबराना नहीं चाहिए इन लोगों को, अपने वोटर्स पे भरोसा करें। कभी आपको वो जो है डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। तो आपके नज़दीक कामयाबी में इनके पास इक़्तिदार है। मुझे नहीं लगता बैठकर एक आम पाकिस्तानी के तौर से कि इस मुल्क के मामलात शहबाज साहब चला रहे हैं। मारिया, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आपने मारिया मेमन साहिबा की बात सुनी। उनका कहना है कि इक़्तिदार जो है वो अवाम को पता है कि किसके पास है, मामलात मुल्की कौन चला रहा है। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बैनुल अक़वामी जो अमूर हैं उनके हवाले से। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। आलमी अमूर की बात करें तो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के घर 1 माह के दौरान ये दूसरा हमला हुआ है। यही नहीं, अब हमास की तरफ से भी जंग बंदी के जो आसार हैं वो नज़र आ रहे हैं, वो आमादगी उस पर उन्होंने ज़ाहिर कर दी है। इसी तरह यूक्रेन की जंग की अगर बात करें तो यूक्रेनी सदर ने भी अगले साल रूस के साथ जंग जो है उसको ख़त्म होने का जो है वो इरादा ज़ाहिर किया, और उनका कहना है कि उम्मीद है कि अगले साल ये जंग ख़त्म हो जाएगी। फिर इसी तरह से ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो आके क्या करेगी, किस तरह से नई मैनेजमेंट होगी और क्या पॉलिसीज़ अपनाई जाएंगी, इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर मौजूद हैं शाज़िया चीमा साहबा। थैंक यू वेरी मच शाज़िया साहबा, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये नेतन्याहू के घर 1 माह में जो दूसरा हमला हुआ है, खबरों के मुताबिक इसमें फ्लैश बम भी इस्तेमाल हुए, क्या ये वाकई को बड़ा वाकया था या मामूली वाकया है? ये उन्हीं वाकयात की कड़ी है। इसमें डिटर करना जो है कि हमारे ये काबिलियत है, ये अहलियत और सलाहियत है। तो ये जो सिनिसिज्म है हमारी लीडरशिप को डिकैपिटेट करने की, ये रेसिप्रोकेट भी हो सकती है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप कोई मरीख पे नहीं रहते हैं, आप भी इसी दुनिया में रहते हैं और आपका घर भी लोकेट भी हो सकता है और टारगेट भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त दुनिया जो है वो एक भद्दी शक्ल की तीसरी जंग अजीम को नहीं चाहती है, जो कि न्यूक्लियर होगी और पूरी दुनिया को तकरीबन बर्बाद करके रख देगी। तब से भी बहुत बुरी तरह से डिटरेंस जो है वो सामने नज़र आई है, और अब यहाँ पे भी हम इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हमारी अगली स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, क्योंकि हम तो पिछले एक्टिवली जो है वो 30 साल से नेतन्याहू अपने इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो हमारे पास अब पीछे जाने का रास्ता कौन सा है, हम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं, अमेरिका हमारे साथ कैसे चलेगा, और अगर चलेगा तो फिर हमारी जो है वो मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या होगी। लेकिन ये हमले जो हैं मेरा ख्याल है कि ये डिटर करने के लिए हैं, कि ऐसा, क्योंकि जितना जुल्म मचाया हुआ है इसराइल ने कि आप 1 महीने के अंदर एक ही तहरीक के जो है वो लीडर डिकैपिटेट करते जाओ और समझो कि जी वो लीडरशिप जो है ख़त्म होने से लोग ख़त्म हो जाएंगे या वहाँ पे आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वेस्ट में लोग इंडिविजुअल्स के पीछे जाते हैं, शख्सियत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे यहाँ जो ओरिएंटल और ख़ास तौर पे ईस्टर्न पूरे का पूरा ग्लोबल साउथ जो है, हमारे यहाँ आइडियाज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, शख्सियात इंपॉर्टेंट नहीं होती। शाज़िया अनवर साहिबा, ये फरमाइएगा कि हमास ने जो जंग बंदी की रजामंदी जाहिर की है और ट्रंप से ये भी मुतालबा किया कि वो इसराइल पर दबाव डालें, तो आप क्या समझती हैं, इसका क्या नतीजा निकलेगा, कोई बेहतरी हो सकती है? हमास ने ये पहली दफ़ा जंग बंदी की हमायत नहीं की है, हमेशा से की है, इसको पब्लिकली होने नहीं देते। जिस रात ये बात तय हुई थी कि सुबह जो है हिजबुल्लाह जो है वो हसन नसरल्लाह का हमने को असैसिनेट कर देना है, उससे एक दिन पहले वो ये बात एग्री कर चुके हुए थे कि हम सीज़ फायर की भी बात करते हैं और हम जंग बंदी की भी बात करते हैं। जंग बंदी इसराइल नहीं चाहता है, हमास, हिजबुल्लाह और उसके तमाम एलाई जो हैं वो जंग बंदी चाहते हैं, लेकिन इसराइल जंग बंदी नहीं चाहता है। और जंग बंदी ना चाहने की वजह से वो कुछ नई हर दफ़ा शराइत जो है लेके आ जाता है, जैसे कि जो लास्ट टाइम उसने कहा था कि 100 मैं आपके प्रिजनर्स वीटो करूंगा और मेरी मर्जी होगी कौन बाहर जाएगा कौन नहीं जाएगा। हमास का कहना यह था कि जिसने ज़्यादा सफ़र किया हुआ है, जो ज़्यादा अरसा रहा हुआ है, वो पहले निकल आएगा। इस किस्म की बातें जो हैं, लेकिन आप देखें कि बेन गुवेर और स्मोट्रिच वहाँ पर वेस्ट बैंक को वेस्ट बैंक नहीं कहने दे रहे हैं। वो कहते हैं ये जुदाया और समारिया है। इसको इंटरनेशनली अब आप देखेंगे तो वेस्टर्न मीडिया भी यही पैरेटिंग करने लगेगा कि ये वेस्ट बैंक नहीं है, ये जुदाया और समारिया है। और ये वो अपने आप को जो है बेन गुवेर अपने आप को गवर्नर ऑफ समारिया कहता है, और उसके ऊपर बाकायदा जो है उसका भी उसको एनेक्स करने की बात हो रही है। अच्छा शाज़िया साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो ट्रंप काबीना और इंतज़ामिया बनाने जा रहे हैं उसमें इसराइल हवातियों की भी काफ़ी तादाद शामिल है, जिसमें वहाँ अमेरिका में बसने वाले मुसलमान जो हैं उनमें काफ़ी गम और गुस्सा पाया जाता है।
तो आप क्या समझती हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया आके अपनी कोई पॉलिसी चेंज करेगी इसराइल के हवाले से, या उनकी पॉलिसी भी वही रहेगी जो जो बाइडेन की थी? ट्रंप ने जो इलेक्शन का मैंडेट उसको मिला है वो सिर्फ जो उसकी अपोजिट पार्टी है उसकी नफ़रत की वजह से मिला है। ट्रंप हमेशा से इसराइल हमायती रहा है, उसके अंदर वाइट सुपरमेसिस्ट भी हैं, उसके अंदर ज़ायनिस्ट भी हैं, लेकिन इस वक्त जो उसने लोग सेलेक्ट किए हैं उसकी 2 लेयर्स हैं, 2 डायमेंशंस हैं, अगर जितना एनालिसिस मैं उसका कर पाई हूँ या समझ पाई हूँ। ट्रंप के लिए प्रॉब्लम यह है कि उसकी पिछली हुकूमत के अंदर जो न्यो कंजर्वेटिव थे और जो न्यो लिबरल ग्लोबलिस्ट थे वो प्लांट कर दिए गए थे, जिन्होंने इसकी हुकूमत को चलने नहीं दिया था, और डीप स्टेट ने इसके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े किए थे। इस दफ़ा वो बहुत प्लानिंग के साथ आ रहा है, और ये बहुत हमारे नाजरीन के लिए समझने की बात है। उसकी प्लानिंग ये है कि डीप स्टेट का, जिसको बराक ओबामा द ब्लॉब कहता है, उसका मुकाबला डीप स्टेट के बगैर नहीं हो सकता। आप कहीं से भी कोई भी रेगुलर लोग जो हैं, टेक पर्सन हैं, कोई और हैं, ब्यूरोक्रेसी में से हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, आप उनको इकट्ठा करके, या नॉर्मल जनरल पॉलिटिशियंस ही हैं और उनका डीप स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, तो आप उनको इकट्ठा करके अगर काबीना बनाएंगे तो आप अपनी डीप स्टेट की ओवरहॉलिंग नहीं कर सकेंगे। ट्रंप इस दफ़ा एक पूरा एजेंडा लेके आ रहा है कि पूरी डीप स्टेट और ब्यूरोक्रेसी, जिसमें इंटेलिजेंशिया और जुडिशरी हर चीज़ शामिल है, उसकी A to Z ओवरहॉलिंग उसने करनी है, और अपनी तमाम पर्सनल बीफ उसने क्लियर करने हैं, और उसने अपने इर्द गिर्द लॉयलिस्ट इकट्ठे कर लिए हैं। अब उसके लॉयलिस्ट इत्तफाक से बहुत शदीद ईरानियन, चाइनीज़ और इसराइली फ़लस्तीनियन हॉक्स निकल आए हैं। तो उसका पहला एजेंडा ये है कि ऐसे लोग जो हैं वो मैं अपनी काबीना में शामिल करूंगा। एक तो ये कि जिनका पहले से डीप स्टेट से लेना देना होगा, और प्लस फिर इस डीप स्टेट से डीप स्टेट ही टक्कर ले सकेगा। इस इतने बिखरे हुए गंद को साफ करने के लिए मुझे वही लोग लाने पड़ेंगे जो कि इसको समझते हैं। जैसे उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो मार्को रूबियो को ले आए हैं। मार्को रूबियो पॉलिटिशियन तो हैं ही, उनको नार्को रूबियो भी कहते हैं। उनके अपने ब्रदर इन लॉ जो हैं वो नारकोटिक्स में थे, और वो बहुत शदीद वेनेजुएला के कू में कहते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ था। मैक्सिको के बहुत बड़े हॉक हैं, मैक्सिको के साथ उनका बिल्कुल नहीं वो बनने देते। चाइना उनसे बर्दाश्त नहीं होता। डिफेंस सेक्रेटरी उनके जो हैं वो पीट हेग्सेथ जो हैं, फॉक्स न्यूज़ पे देखे होंगे आपने, वो शदीद ईरानियन हॉक है, और वो यहाँ तक कहता है कि ईरान के कल्चरल सेंटर्स पे आपको न्यूक्लियर अटैक कर देने चाहिए, और उसी स्ट्रेटजी के साथ कि जी जैसे हमास और हिजबुल्ला ने अपने हथियार जो हैं वो हॉस्पिटल्स में छुपाए हुए थे। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ट्रंप ने एक दिन पहले यूक्रेन रूस जंग बंद करने की बात की थी, और यूक्रेनी जो सदर हैं उन्होंने इसकी हिमायत भी कर दी है। क्या पुतिन की तजवीज़ मान लेंगे? ये जो यूक्रेन की जंग बंद होने की बात हो रही है, ये सबसे पहले रशियन इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट एक शाये की थी कोई 1 महीना पहले, कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन के अंदर रिजीम चेंज की बात जो है वो सोच रहा है। ये रिपोर्ट बाहर आई, लेकिन तब तक वेस्टर्न मीडिया के ये हदायत नहीं पहुंची थी कि आपने ये नहीं कहना है कि रूस यूक्रेन स्टेलमेट हैं, और आपने मान जाना है कि वहाँ पे यूक्रेनियंस जो हैं वो बहुत बुरी तरह से हार चुके हैं या हार रहे हैं, या कोई इस तरह की स्टेटमेंट। उसके बाद हमें वेस्टर्न मीडिया में सबसे पहले इंग्लैंड में हमें ये रिपोर्ट मिलती है कि मई के अंदर जो है वो इलेक्शंस होंगे, और उन इलेक्शंस में ज़ेलेंस्की जो है वो पहला एक चॉइस बन के सामने आएगा। हुकूमत हम प्रो अमेरिकन लेके आएंगे, जिसको ज़ेलेंस्की ने बुरी तरह से रद्द कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब आखिर में सिर्फ ये बता दें कि ट्रंप की नई टीम में भारतीय जो लोग हैं, जिनकी भारत की तरफ जिनका झुकाव है वो वाजे है, आप क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान पे उन भारतीय लोगों के रहने से ज़्यादा फ़र्क जो पड़ेगा, जो कि मैं पिछले 2 साल से लिख भी रही हूँ, वो ये
कि हम पे एक वक्त ऐसा आ जाना है डिप्लोमेटिकली कि हमें अपना रेटोरिक और नैरेटिव बहुत सलीके और सुलझे हुए तरीके से चुनना पड़ना है। ये बात दूर नहीं है, पूरी की पूरी उसकी कैबिनेट, चाहे वो इंडियन डिसेंट के हों या ना हों, या लैटिन अमेरिका के डिसेंट के हों, वो सारे के सारे चाइना को कंटेन करना और उनका सारे का सारा जो रुख है वो चाइना की तरफ है। तो जंग चाइना में तो आ रही है, और अगर आ रही है तो फिर हमारा डिप्लोमेटिक नैरेटिव क्या होगा, और क्या हमारे पास कोई ऐसी हमें ऐसी कोई हदायत जो हैं वो बताई गई हैं। हम अपनी मर्जी से तो कुछ भी अपने सॉवरेनिटी के हिसाब से बोलते चले जाते हैं, लेकिन हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी तो होनी चाहिए ना कि हमारी अपनी डॉक्ट्राइन अब क्या कहने वाली है। सिर्फ ये जवाब तो नहीं हो सकता। आपने भी बहुत सा देखा होगा कि आपकी जितने आप रिटायर्ड एम्बेसडर्स या डिप्लोमेट्स को बुलाते हैं, उनके पर्सनल स्टेक्स बहुत ज़्यादा वेस्ट में होते हैं, तो वो आपको गोलमोल सा जवाब दे के चले जाते हैं कि जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इतनी ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, टाइम दिया। नाज़रीन इस वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से अब वापस आएंगे तो मुल्क में बढ़ती हुई आबादी और ख़ास तौर पे शहरों में बढ़ती हुई आबादी और उनके मसाइल के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारी मुल्की आबादी में हर मिनट के लिहाज से बढ़ने वाला इजाफ़ा मुल्की वसाइल में ना सिर्फ मज़ीद इजाफे का बायस बन रहा है, बल्कि इससे कई मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। यही नहीं, हाल ही में होने वाले एक सर्वे में ये बताया गया कि पाकिस्तानी ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध के शहरों में आबादी में इजाफे की शरह देहात की निस्बत कहीं ज़्यादा है। अब बढ़ती हुई आबादी के मसाइल और इन तमाम पहलुओं की बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सदर पॉपुलेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मोहतरमा डॉक्टर नासरा शाह साहबा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, आपने टाइम दिया। मैडम ये बताइएगा कि 2017 से 2023 तक पाकिस्तान की आबादी में सालाना 2.55% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अब मौजूदा जो पाकिस्तान में आबादी की शरह है, क्या आप नॉर्मल शरह है या इसमें अभी मज़ीद इजाफा नज़र आ रहा है? जी, ये है कि आम तौर पे जिस वक्त मुल्क तरक्की कर रहे होते हैं, जैसे हमारे जो नेबरिंग मुल्क हैं, ईरान, इंडिया, बांग्लादेश, जो और साउथ एशिया के मुल्क हैं, उनमें वक्त के साथ आबादी कम हो रही है। हमारे यहाँ जो है ये बहुत सरप्राइजिंग बात थी, बहुत ही हैरानकुन बात थी कि ये जो लेटेस्ट सेंसस है उसमें हमें आबादी की शरह ज़्यादा नज़र आई, और जो कि बहुत फ़िक्र का लम्हा है, क्योंकि आपको पता है कि जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतने हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, उतने जो है हमें नौकरियां चाहिए, उतने हमें बच्चों के लिए स्कूल चाहिए। और ये आजकल जो लाहौर में स्मॉग का हाल है, मैं ये तो नहीं कह सकती कि जो है ये टोटली ज़्यादा आबादी की वजह है, इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि स्मोग और स्मोग समेत बहुत से दीगर मसाइल हैं जिनकी बुनियादी वजह बढ़ती हुई आबादी होती है, तो आप क्या समझती हैं कि आबादी में इजाफे की इस तेज़ शरह को कम करने के लिए, रोकने के लिए क्या इक़दाम हुकूमत को करने चाहिए? मैं 4 बातें जो है वो मोटी मोटी कहूँगी। पहली बात तो ये कि हुकूमत की कमिटमेंट जो है कि और इस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ करना और इस प्रॉब्लम को जो है डिफ़ाइन करना कि भाई ये मसला है, जो कि बहुत सारे अब फोरम्स पे टास्क फोर्स बनी प्रेसिडेंट की, और बहुत कुछ काम हो रहा है, मगर जितनी पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए उतनी नहीं है। इससे ज़्यादा पॉलिटिकल कमिटमेंट चाहिए। उसके साथ ही साथ रिसोर्सेज चाहिए कि जो लाइक के कपल्स जो अपने कम करना चाहते हैं बच्चे, उनके पास रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो कहाँ जाएं, क्या करें, ये उनको सारी नॉलेज देनी चाहिए। तीसरी बात कि जो है एक बड़ा क्लियर विजन होना चाहिए कि हमारी आबादी
कि जो है हम किस हिसाब से कम करना चाहते हैं। चौथी जो है वो यही कि जो है लाइक आई सेड कमिटमेंट, और फिर जो है वो साथ ही साथ कि हमें पढ़ाएं लोगों को, उनको सिर्फ और ये जो है जैसे जैसे औरतें, ख़ास तौर से औरतें और बच्चियों की तालीम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, तो फिर ये जो है डिज़ायर और के जो है बच्चे ज़्यादा हों वो खुद ब खुद कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ हैं चीज़ें। डॉक्टर साहब, अगर आपकी गुफ्तगू सुने तो उससे तो फिर ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा बात इस बात पे जोर देती हैं ज़्यादा कि प्रिवेंशन जो है वो होनी चाहिए। तो क्या हुकूमत जो है वो आबादी में इजाफा रोकने के लिए कुछ करे, या दूसरी तरफ वसाइल बढ़ाने पे भी तवज्जो दे, ताकि वसाइल बढ़ेंगे तो आबादी के सैलाब पे काबू पाया जा सकेगा? बढ़ती हुई आबादी के लिए स्कूल ज़्यादा करें, ठीक है जी, वो श्योर कि जब तक आप उसको नहीं केटर करेंगे, बट जितनी ज़्यादा तेज़ी से आबादी बढ़ी होगी उतना ज़्यादा ये रिसोर्सेज को एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए क्योंकि ये देखें आप कि अगर इसी रेट से बढ़ती रही है, जो 2.55 का आपने कहा, अगर इसी रेट से बढ़ती रही तो अगले 27 साल में हम दुगने हो जाएंगे। इस वक्त आबादी तकरीबन 240 मिलियन है, तो फिर 480 मिलियन आप इमेजिन करें कि हम इस आबादी से जो रश सड़कों में आपको नज़र आता है, जो कि पूरा जो लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए जो पहले आपको बहुत नज़र आते थे कि खाली जगह हैं, अब कोई जगह खाली नहीं रही, जीटी रोड तो ख़ास तौर से। तो आप जो है वो एक हद तक ही जो है रिसोर्सेज, और बहुत सारी रिसोर्सेज तो फाइनाइट हैं, आपकी जो स्पेस है उसको आप नहीं बढ़ा सकते। आपका एग्रीकल्चरल जो है वो प्रोड्यूस, ठीक है, आप बेहतर सीड्स पैदा कर सकते हैं, बेहतर, बट पानी एक बहुत बड़ा मसला होने वाला है और हो चुका है। डॉक्टर साहब, ये बढ़ती हुई आबादी जो है, इसके मसाइल तो आपने इतने गिनवा दिए हैं, लेकिन ये क्या बता सकती हैं कि इनका हल क्या है? इनका हल तो ये है कि आप आबादी में कमी लाएं, और इन द मीन टाइम जो है कुछ जो है मतलब कि गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं कि हम सिर्फ शहरों पे फोकस ना करें, हम जो है वो देहातों में भी तालीम को के मौके उतने ही फराहम करें, और रिसोर्सेज जो है वो जितने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके वो हम करें। और जैसे मैंने पहले कहा कि औरतों की और बच्चियों की तालीम पे हम थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर बढ़ती हुई आबादी के मसाइल पे काबू पाना है तो एक तो बच्चों और ख़ासतौर पे बच्चियों की तालीम जो है उस पर लाजमी काम करना चाहिए, और दूसरा हुकूमत को वसाइल बढ़ाना चाहिए, वरना अगले आने वाले 20-25 सालों में हमारी आबादी दुगना हो जाएगी और मसाइल जो हैं फिर वो हाल तलब नहीं रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।